नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। कोटा यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में स्विट्जरलैंड का संविधान सिलेबस में है और उसका टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कोटा यूनिवर्सिटी के पेपर में 3 पार्ट में पेपर आता है और पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क आते हैं। उससे संबंधित ये वीडियो है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी से संबंधित और हिस्ट्री, बीए, एमए, जो भी आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान या अदर स्टेट्स के कंपटीशन एग्ज़ाम्स का कंटेंट हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं और राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की बुक के वीडियोस की सीरीज़ हमने कंटिन्यू की हुई है। आप देख सकते हैं जाकर के, उसमें 21 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के सारे वीडियो 18 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्या है। ये एक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? शुद्ध प्रजातांत्रिक, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। नीतियाँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परिभाषा में क्या होगा? ये एक शुद्ध प्रजातांत्रिक प्रणाली है जिसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन अगला बन जाता है कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के नाम लिखिए। मतलब वो कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से ये नागरिक स्वयं इन कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। उन उपकरणों के नाम हमें यहाँ पर देने हैं जिनसे वो प्रत्यक्ष रूप से कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। तो वो है, एक तो लैंड्सजीमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या है। लैंड्सजीमेंट। दूसरा है आरंभक और तीसरा उपकरण है जनमत संग्रह, ठीक है। ये 3 उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थन में 3 तर्क दीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है, पहला, नागरिक में स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सपोर्ट आप क्यों करते हैं, इसके फेवर में, सपोर्ट में 3 तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है कि इससे नागरिक में
स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। स्वाभिमान की भावना ये जागृत होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से। अगला है दूसरा तर्क इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थन में कि ये हमने परिभाषा में देखा कि शुद्ध प्रजातांत्रिक है, तो ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र का विशुद्धतम रूप है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, जनता की पूर्ण भागीदारी, ठीक है। तो ये पूर्ण भागीदारी यहाँ पर नजर आती है। और तीसरा है विधायिका की निरंकुशता, मतलब विधायिका अपनी मर्जी पड़े जैसे कानून नहीं बना सकती, पर अंकुश लगता है इससे। ये तीन बातें हैं, तर्क हैं जो इसका समर्थन करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के किन कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है, या स्विट्जरलैंड के किन और कितने कैंटनों में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है। तो स्विट्जरलैंड के तो एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम है ग्लेरस, और 4 अर्ध कैंटन। ये एक तरह से प्रांत या स्टेट्स हैं जिन्हें कैंटन कहा गया है। 4 अर्ध कैंटन कौन कौन से हैं? एक तो है ओप वाल्डेन, दूसरा है निड वाल्डेन, तीसरा है इनर अपेंजल, और चौथा है आउटर अपेंजल। ये 4 अर्ध कैंटन हैं जिनमें आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है, और एक पूर्ण कैंटन है जिसका नाम है ग्लेरस। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक सभाएं जिन्हें हमने पहले अभी लिखा था लैंड्स जिमिंड, इन लैंड्स जिमिंड को प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक सभाएं क्या हैं? हमने लिखा था ना उपकरण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, उनके उपकरण में से 3 उपकरण थे, लैंड्स जिमिंड, आरंभक और जनमत संग्रह। तो ये लैंड्स जिमिंड क्या है? तो इसको देखें कि 20 वर्ष या अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष वर्ष में एक बार या जब जब आवश्यकता पड़ती है ज्यादा बार भी वाद विवाद में भाग लेने या मत देने का इनको अधिकार होता है, और इस सभा को ही स्विट्जरलैंड में लैंड्स जिमिंड या प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। 20 साल या उससे ज़्यादा के जितने भी नागरिक हैं, मान लीजिए कोई कानून बनना है, तो उस कानून को बनाने के लिए, उसमें राय देने के लिए, अपना वोट देने के लिए उस कैंटन के 20 साल या 20 साल से ज़्यादा के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होते हैं। तो ये इनका जो समूह है 20 साल या 20 साल से अधिक लोगों का, ये कहलाता है प्रारंभिक सभाएं या लैंड्स जिमिंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो लैंड्स जिमिंड यहाँ पर हो गए, फिर 4 अर्ध कैंटन में अलग अलग हो गया, तो यहाँ भी लैंड्स जिमिंड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी होगा। ठीक है, प्रारंभिक सभाएं इनको कहते हैं। अगला आता है क्वेश्चन कि जनता जिस प्रक्रिया के अंतर्गत विधानमंडल से इस बात की मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून बनाए अथवा उस पर लोक निर्णय किया जाए,
उस प्रक्रिया को का नाम लिखिए। उस प्रक्रिया को कहते हैं आरंभक। आरंभक आरंभक भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक उपकरण था। एक तो लैंडजीमेंट था जिसे प्रारंभिक सभाएं भी कहा जाता है, दूसरा आरंभक था। तो आरंभक क्या है? ये एक उपकरण तो है ही सही, लेकिन ये प्रक्रिया है। अब कैसी प्रक्रिया है? जिसमें जनता विधानमंडल से इस बात की मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून बना दे या फिर लोक निर्णय लिया जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं आरंभक। अगला क्वेश्चन आता है, एम ड्यूब्स ने लिखा है, एम ड्यूब्स ने लिखा है कि इन पद्धतियों को अपनाने पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाती है। यहाँ किन पद्धतियों के संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो आरंभक है और जनमत संग्रह है, इन दोनों की ये बात करता है कि अगर इन दोनों को अपनाएंगे तो फिर जो व्यवस्थापिका है उसको क्या मतलब है? वो केवल व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री सलाहकारी संस्था बन जाएगी। कानून बनाने का काम तो ये दोनों ही करेंगी फिर। ठीक है, तो इनके बारे में ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में आरंभक और जनमत संग्रह के व्यापक उपयोग के कोई दो कारण बताइए कि इनका इतने बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहला कारण तो है कि छोटा आकार है स्विट्जरलैंड का और कम जनसंख्या है, इसलिए ये संभव है। हमारे भारत जैसे देश में अगर ये कैसे करेंगे, करोड़ों में जनसंख्या है, कैसे इकट्ठे होंगे। ठीक है, और दूसरा है स्विस नागरिकों का चरित्र, वो इस चीज को अपना चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसमें वो कोऑपरेट करते हैं। ये दो बातें हैं जिनकी वजह से इनका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कोई दो कारण बताइए। एक कारण तो है सामाजिक आर्थिक समानता, वहां पर ज्यादा अंतर नहीं है सामाजिक और आर्थिक रूप से। और दूसरा है स्विस जनता का चरित्र, स्विस जनता का चरित्र। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।